सो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बारे में। जैसा कि हमने यूपीएससी का सिलेबस देखा होगा, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्कीम है उसको आपको कंपेयर करना है विद अदर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। तो इसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बारे में, वहाँ पर क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो सबसे पहले आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि अगर हम ब्रिटिश सिस्टम देखें तो वहाँ पर बिफोर 1688 वहाँ पर जो था क्या था, आपका जो मोनार्क था वही आपका हेड होता है, रियल हेड भी नॉमिनल हेड भी, यानी दैट इज़ क्राउन। लेकिन ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद जब वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्राउन के सिस्टम को ख़त्म कर दिया, नहीं, उन्होंने क्या किया, क्राउन के सिस्टम को रखा बट वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी लेके आए। दैट मीन्स कि वहाँ पर जो क्राउन है, जो हेड है आज के टाइम पे, वो नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का हेड है अगर हम हिंदी में बात करें तो। और जो रियल पावर आती है वो आपकी पार्लियामेंट के पास पावर आती है, क्योंकि पार्लियामेंट जो चाहे वो एक्ट वहाँ पे बना सकती है। तो इसीलिए इस सिस्टम को बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम। सो सेकंड आपका आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको वेस्टमिंस्टर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत ही आपकी ब्रिटेन से हुई है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है वो आपकी लेजिस्लेचर से चुन लिया जाता है, यानी लेजिस्लेचर आपकी इलेक्ट होकर आती है, पार्लियामेंट में आती है, वहीं से कुछ लोगों को मिला के आपका एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है। ये सेम सिस्टम ऐसा ही है जैसे हमारे इंडिया में है कि लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लोग चुने जाते हैं और उसके बाद एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका बना लिए जाते हैं ताकि वो दिल्ली के सरकार के कामकाज को देख सके। तो सेम सिस्टम आपका ब्रिटेन में भी है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो आपके लेजिस्लेचर से ही चुन के आता है। दैट मीन्स कि जो एग्जीक्यूटिव है इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो थर्ड वन आपका आता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है, जैसे हम बात करें इंडिया की या हम बात करें यूएसए की, वहाँ पे आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि आपको लिखित संविधान लिखा है, हर चीज़ के प्रॉपर आपको ये चीज़ लिखी गई है कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड व्हाट आर द ड्यूटीज़ और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखित फॉर्म में है, लिखी गई हैं, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया, बल्कि वहाँ पर जितने भी जो आपके कोई कोर्ट से कोई केस लॉज आए हैं, उनके कोई ऑर्डर्स आए हैं, या फिर वहाँ पे आपकी जो पार्लियामेंट्री एक्ट बनाते हैं या वहाँ पे जो कस्टम्स हैं, उन सब से मिलकर ही आपका पूरा क्या बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। इसलिए उसको हम कहते हैं कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज़ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। इसका क्या मतलब है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऑप्शंस में है पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, और एक आता है आपका जैसे ब्रिटेन में चलता है आपका पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, आपका अमेरिका में चलता है जुडिशरी सुपरमेसी। तो इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ दोनों का, हम मध्यम मार्ग को चुनते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ दोनों को साथ लेके चला गया है। तो जब ब्रिटेन की बात करें हम पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, ठीक है। वहाँ पर पार्लियामेंट जो भी चाहे वो एक्ट बना सकती है। वो बस ऐसा एक्ट नहीं बनाती, वो जिसको हम एक हिंदी में बहुत मशहूर कहावत है इसके लिए, कि वो ऐसा एक्ट नहीं बना सकती जो आदमी को औरत और औरत को आदमी में कन्वर्ट कर सके। इसके अलावा वो सब कुछ बनाती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है क्योंकि यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी बिल्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे इंडिया में किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 368, ऐसा नहीं है। वहाँ पर सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सिंपल मेजॉरिटी से वहाँ पे बिल पास होते हैं और वो एक्ट बनते हैं। इसलिए ही वहाँ पे एक मशहूर विधिवेता ने, जिनका नाम है एडवर्ड कोक, उन्होंने ब्रिटेन के बारे में बोला है कि ब्रिटेन पार्लियामेंट कोई भी ऐसा एक्ट बना सकती है जो कि प्राकृतिक दृष्टि से असंभव ना हो, ठीक है। तो अभी तक ये देखी हमने, अब हम देखते हैं कि कुछ और अगली विशेषताएं जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की है, ओके। सो नेक्स्ट वन जो करेक्टरिस्टिक्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की, वो है हमारा यूनिटरी सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो यूएसए में है आपका फेडरल सिस्टम, कि वहाँ पर स्टेट के लिए अलग से प्रोविजंस हैं, सेंटर के लिए अलग से प्रोविजंस हैं, सेपरेशन ऑफ पावर वहाँ पे दिखती है। बट ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन एक छोटा सा देश है, इसलिए वहाँ पर यूनिटरी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। वहाँ पर जो सेंटर डिसाइड करती है वही कानून स्टेट पे लागू हो जाते हैं। स्टेट्स को अलग से कानून बनाने का कोई हक नहीं है,
हैं, जैसा कि आपको इंडिया में दिया गया है या फिर हम कहें यूएसए में दिया गया है। अगला होता है आपका जो हेड। जब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में भी कि हेड जो होता है वो क्राउन होता है। तो ब्रिटेन में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो होता है वहाँ पे क्राउन। क्राउन क्या होता है? क्राउन एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि परमानेंट होता है। क्राउन कभी भी अबॉलिश नहीं होता, ठीक है। दूसरा होता है वहाँ पे सम्राट कहें या किंग कहें, राजा आते जाते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि राजा आते जाते रहते हैं, गद्दी वही रहती है। तो दैट इज़ वहाँ पे जो हेड, वहाँ पे जो शासन होता है वो क्राउन के नाम पे होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, अगर हम बात करें कि हमने देखा ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो पार्लियामेंट में कितने हाउसेज हैं वहाँ पे? तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट में आपके दो हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन जैसे हमारी लोकसभा जिसको कि हम लोअर हाउस भी कहते हैं, और हाउस ऑफ लॉर्ड जैसे कि राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस भी कहते हैं। तो अगर हम हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करें यानी कि लोअर हाउस की बात करें, वहाँ पर जो भी मेंबर्स आते हैं वो आपके डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होके आते हैं और 5 साल के लिए आते हैं। दूसरा जो हाउस ऑफ कॉमन्स होती है वहीं पर क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा को ज़्यादा पावर है बजाय कि राज्यसभा, जैसे कुछ बिल्स जो होते हैं लाइक मनी बिल्स आपकी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में शुरू हो सकते हैं, तो ऐसा ही सिस्टम ब्रिटेन में भी है कि वहाँ पर जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स में आपके स्टार्ट हो सकते हैं, जहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड की कोई भूमिका नहीं है। और दूसरी जो सबसे अलग बात है जो ब्रिटेन में है जो हमारे यहाँ नहीं है, वो ये है कि अगर हाउस ऑफ कॉमन्स एक ही बिल को 1 साल में 2 बार पास कर देता है, तो उसके बाद अगर हाउस ऑफ लॉर्ड चाहे उसको माने या ना माने, लेकिन वो बिल एक्ट मान लिया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भूमिका किसी भी बिल को एक्ट बनाने में या किसी भी एक्ट को लेके आने में बहुत कम है, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ मामलों में राज्यसभा को ज़्यादा पावर भी है और कुछ मामलों में राज्यसभा को इक्वल पावर है टू द लोकसभा, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो रिस्पॉन्सिबल है टू द हाउस ऑफ कॉमन। जैसे इंडिया में होता है कि आपकी एग्जीक्यूटिव इज जस्ट अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा अंडर आर्टिकल 75(3). तो सेम यहीं पे अप्लाई होता है कि यहाँ पर जो भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है हाउस ऑफ कॉमन्स से, ना कि हाउस ऑफ लॉर्ड के प्रति, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ हाउस ऑफ लॉर्ड के प्रोविजंस क्या हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड कैसे बनता है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो अपर हाउस है वहाँ पे जिसको सीनेट बोला जाता है, वहाँ पे हर स्टेट से 2 मेंबर चुन के आते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो हम हर स्टेट से अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन मेंबर चुनते हैं, 2 मेंबर नहीं चुनते, हमारे यहाँ फिक्स नहीं है। तो अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या होते हैं, सबसे पहले दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, वो अपॉइंट होते हैं फॉर द लाइफ टाइम। तो उसमें अब कुछ मेंबर्स जो अपॉइंट होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे कुछ होते हैं वहाँ पे लॉर्ड्स बाय डिसेंसी। इसका मतलब क्या है कि वो वंशानुगत उनमें काम चल रहा है कि ठीक है उनको लॉर्ड की पदवी दे दी जाती है बाय वंश, और वो चीज़ें चलती आ रही हैं आपकी। कुछ वो मेंबर्स अपॉइंट होते हैं। कुछ होता है क्लर्जी, दैट इज़ पुरोहित वर्ग, वहाँ पे कुछ मेंबर्स एज अ पुरोहित वर्ग के वहाँ पे लिए जाते हैं। और कुछ पर्सन्स जो कि डिस्टिंग्विश पर्सन, यानी उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कुछ ऐसे काम किए हैं जिसको रिकॉग्नाइज़ किया है वहाँ की लॉर्ड अपॉइंटमेंट कमीशन ने, तो ऐसे पर्सन्स को भी अपॉइंट किया जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जो कि वहाँ पे परमानेंटली अपॉइंट हो जाते हैं, लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे कुछ और प्रोविज़न देख लेते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड के बारे में। ओके, सो हाउस ऑफ लॉर्ड के में अगली बात यह है कि यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ भी हर स्टेट से 2-2 चुन के आते हैं, तो फिक्स मेंबर है। इंडिया की बात करें तो राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, यानी हमारे यहाँ फिक्स है। फिर स्टेट में भले ही उसकी बाइफर्केशन कैसे भी की गई हो, लेकिन इंग्लैंड में या कहीं या हम ब्रिटेन में कहें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कितने मेंबर होंगे वो फिक्स नहीं है। हमने देखा कि कुछ मेंबर्स होते हैं वहाँ पे जो आपके लॉर्ड वाले हो जाते हैं, लॉर्ड बाय डिसेंसी। कुछ होता है क्लर्जी वर्ग आता है, कुछ अदर्स भी आते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है लॉर्ड अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा। तो देखो अब इसमें क्या चीज़ होती है, जो हेड होता है उसको बोलते हैं लॉर्ड चांसलर। जो अदर मेंबर्स होते हैं अगर वो मेल है दैट मीन्स लॉर्ड, अगर वो फीमेल है दैट मीन्स लेडी। और जो यहाँ पे क्लर्जी वर्ग यानी जो पुरोहित वर्ग होता है उसकी खास बात ये होती है कि वहाँ पर जो पुरोहित वर्ग है उसको लॉर्ड स्पिरिचुअल बोला जाता है, जबकि जो अदर्स मेंबर हैं उनको लॉर्ड
टेम्पोरल बोला जाता है। इसके अलावा वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड में 12 अदर मेंबर्स भी होते हैं जो कि लॉ लॉर्ड के रूप में जाने जाते हैं, जो लाइफ टाइम के लिए आपके अपॉइंट किए जाते हैं। और इनकी भूमिका तब निकल के आती है जब जो हाईएस्ट ट्रिब्यूनल या फाइनल कोर्ट ऑफ अपील में कोई अपील की जाती है, तब ये वहाँ पे एज अ जज एक्ट करते हैं, तो वहाँ पे तब जाके इनकी भूमिका नज़र आती है। उसके बाद अगर हम कहें हाउस ऑफ लॉर्ड की, तो हाउस ऑफ लॉर्ड ही ब्रिटेन में हाईएस्ट कोर्ट के रूप में एक्ट करता है। और जब ये हाईएस्ट कोर्ट के रूप में एक्ट करता है तो यहाँ पर आपके एक लॉर्ड चांसलर होता है जो कि आपका हेड होता है, और जो 12 विधि मेंबर हैं वही आते हैं, यानी 13 मेंबर की एक बेंच बनती है जो कि किसी भी जो केस आता है उस पर आपका फैसला लेती है। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर जो हैं वो आपकी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। आज की तक बहुत रेयर ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ पर ये देखा गया है कि किसी भी हाउस ऑफ लॉर्ड के जो मेंबर होते हैं उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट या कोई भी पॉलिटिकल पद जिसको हम कहें उसको धारण किया हो। तो लॉ लॉर्ड के बारे में सबसे खास बात ये होती है कि ये लोग 75 तक की एज के रूप में काम करते हैं एज अ लॉ लॉर्ड। उसके बाद ये लोग आपके हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर तो रहते हैं, लेकिन ये फिर जो आपके हाईएस्ट कोर्ट के रूप में ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न रिलेटेड टू द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। ओके, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बारे में जो लास्ट प्रोविज़न है वो वहाँ की जुडिशरी के बारे में अब हम देख लेते हैं। देखो, वहाँ की जुडिशरी में सबसे पहले क्या होता है कि वहाँ की जुडिशरी आप एक किस्म से नॉर्मली इंडिपेंडेंटली एक्ट तो करती है, लेकिन वहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर है जैसे कि इंडिया में दिया हुआ है, जैसे अमेरिका में दिया हुआ है, तो वो नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि वहाँ पे जुडिशरी जो होती है, जो हाईएस्ट कोर्ट के रूप में काम करती है, वो कौन करती है? हाउस ऑफ लॉर्ड काम करते हैं। इसका मतलब वहाँ का पार्लियामेंट और वहाँ की जुडिशरी दोनों मिलजुल के बनी हुई हैं, दोनों अलग नहीं है। लेकिन इंडिया में क्या है कि आपकी जो लोकसभा राज्यसभा है उसके मेंबर अलग होते हैं, जुडिशरी के मेंबर अलग होते हैं। ऐसा ही सेम केस होता है आपके अमेरिका में। जैसे इंडिया में आपका दिया हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर, आपका यूएसए में दिया हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर, वैसे ही सेपरेशन ऑफ पावर आपकी ब्रिटेन में नहीं दी गई है। यहाँ पे नॉर्मली जुडिशरी जो होती है वो आपकी इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है, बट उसको जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ की, क्योंकि हमने देखा ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, तो अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट कोई भी एक्ट पास करती है तो वहाँ के कोर्ट उसको इस चीज़ पे खारिज नहीं कर सकता कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। कोर्ट को ये पावर नहीं है कि वो देखे। दूसरा क्या है कि अगर हम देखें कि 2010 में थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश की गई ब्रिटेन में, और वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट लेके आए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जो आपके मेंबर्स हैं उसमें कौन आते हैं? फर्स्ट मेंबर आपका चांसलर आते हैं, दूसरा वाइस चांसलर आते हैं, और 10 अदर मेंबर होते हैं। लेकिन ये भी कौन से आते हैं? ये भी आपके हाउस ऑफ लॉर्ड से ही आते हैं। तो देखा जाए तो सेम ही चीज़ें हैं, नाम बदलने से वो जो इंस्टीट्यूशन है वो नहीं बदल जाता। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, जो जुडिशरी है ब्रिटेन की, वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के बिहाफ पे काम करती है, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? देखो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में एक चीज़ होती है कि जो वहाँ की जुडिशरी होती है वो ये देख सकती है कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, या फिर हम कहें जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो एक्ट लेके आई है, क्या वो एक्ट का प्रोसीजर लाने का सही था? वो ये नहीं देख सकती कि उस एक्ट के अंदर कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा हो, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा हो। वहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये चीज़ होती है कि ना सिर्फ आपका प्रोसीजर सही होना चाहिए उस लॉ को लेके आने का, बल्कि उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो भी आपका सही होना चाहिए। तो ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में आता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि वहाँ की जुडिशरी सिर्फ देख सकती है कि पार्लियामेंट जो लॉ लेके आई है उस लॉ को लाने का प्रोसीजर सही था या नहीं था, वो कंटेंट नहीं देख सकती। दूसरा आता है कि वहाँ का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो आपकी पॉजिटिव लॉ के हिसाब से चलती है, नेचुरल लॉ के हिसाब से नहीं चलती। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव लॉ का मतलब है ऐसे सारे एक्ट, ऐसे सारे बिल्स जो कि लोगों ने बनाए हैं, लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, वो सुप्रीम है, ना कि ऐसे सारे जो हम सोचे कि वो सारे अधिकार जो नेचर ने एक इंसान को दिए हैं वो सुप्रीम नहीं है, बल्कि वो सारे एक्ट जो कि इंसानों ने बनाए हैं वो सुप्रीम है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट काम करती है पॉजिटिव लॉ के हिसाब से, नेचुरल लॉ के हिसाब से नहीं। तो सेम अप्लाई होगा आपकी जुडिशरी पे, यानी जुडिशरी
आपके एक्ट बनाते हुए प्रोसीजर देखेगी, वो एक्ट में ये नहीं देख सकती कि क्या नेचर ने जो इंसानों को अधिकार दिए हैं उन अधिकारों के खिलाफ ये एक्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आज हमने देखा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के बारे में, और उसको हमने थोड़ा बहुत इंडिया से हम उसको कंपेयर भी करते चले हैं कि अगर हम कहें हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, नहीं, हमारे यहाँ बीच का मार्ग अपनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है इंडिया में। अगर हम बात करें, हमारे यहाँ जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है। हम जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ बेशक से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं, हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का सीधा सा मतलब है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम नेचुरल जस्टिस के हिसाब से काम करते हैं, जिसके बिहाफ पे जुडिशरी में बहुत सारी आपकी इनोवेशंस हुई हैं, बहुत सारे आप अलग तरीके के कोर्ट्स लेके आए हो। जैसे आपका एनजीटी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, वो आपका नेचुरल जस्टिस के हिसाब से काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जो राज्यसभा है वहाँ पे जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि लोड चुने जाएंगे, विधिक मेंबर चुने जाएंगे, नहीं, वहाँ पे 250 आपकी सीधी सी जो नंबर्स होते हैं, मेंबर कितने होंगे वो डिसाइड होते हैं। स्टेट की जो है रिप्रेजेंटेशन वो अलग अलग हो सकती है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, हम रिपब्लिक है, हम डेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो इतना ही। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और हम बात करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम वो आपकी यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो तब तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सजेशन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।